हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुगुंज पर। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे रजनी मोरवाल की लिखी कहानी मन्नतों के ताले। तो आइए सुनते हैं कहानी मन्नतों के ताले। उसके चेहरे पर मधुमालती झूम आई थी। उसने यूं ही बूंदों को गालों पर झर जाने दिया। बूंदें उसके गले से होती हुई साड़ी में जज्ब हो गई। पिछली रात तेज बारिश पड़ी थी। इस सर्दी में बारिश का होना मानो प्रकृति का संदेशा हो कि अब कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम रिपोर्ट की माने तो तेज हवाओं के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। वह मुस्कुरा दी। मौसम का अनुमान क्या कभी सच हुआ है? इसका तो हाल बिल्कुल उसकी राशि की तरह है, जो कभी सच हो ही नहीं पाई। वह पूछना चाहती थी माँ से, तुम तो कहती थी कि मेरी कुंडली में पति के घर का सुख है, पश्चिमी भाषा के प्रति गहरा लगाव है और बेटे का योग है। कहाँ है ये सब? तो बेकार चिंता करती है। इसमें से एक बात तो सच हुई ही है ना बिट्टू। बेटे का योग हुआ ना तेरी किस्मत में। एक वही सच निकला, बाकी सारा जंजाल मेरे सिर पर बोझ की तरह लटका दिया तुमने। अब पूछो उस भविष्यवाणी करने वाले तुम्हारे ढोंगी बाबा जी को, जो तुमसे इसके एवज में 5,000 रुपये, सोने की अंगूठी और न जाने कितने किलो अन्न, घी एवं कपड़े दक्षिणा के रूप में लूट ले गया था। माँ हर बार की तरह सुबकने लगी थी और पूर्णिमा आदतन गिल्ट में डूबने लगी थी। उसे दुख होता है जब वह फट पड़ती है माँ पर। इस संसार में एक वही है जिसे उसकी सबसे ज़्यादा चिंता है। फिर भी वह अपने भीतर पिघलता लावा उन पर उड़ेल कर उनसे बहस में कुछ भी बोल जाती है और अंततः दुखी होती है। इतना बुरा भी कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ एक समझौते तो हर शादी में करने ही पड़ते हैं। पुरखी ने खप गई, लेकिन सबने वैवाहिक संस्था का सम्मान किया है, वरना इस समाज की परिभाषा ही बदल जाती। फिर तू तो पढ़ी लिखी है, क्या गृहस्थी चलाने की इतनी सी कला नहीं आती तुझे? जिस गृहस्थी को चलाने में किसी कलाकारी की आवश्यकता हो, उसकी परिकल्पना ही खोखली है। गृहस्थी की नींव दो पहियों पर टिकी होती है, तो इसको चलायमान रखने के लिए दोनों पहियों की समान रूप से जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में सिर्फ एक पक्ष से ही समझदारी की उम्मीद क्यों? क्योंकि स्त्रियों को सब्र, सहनशीलता और कला प्रकृति ने सौंप कर ही जमीन पर उतारा है। माँ ने उसे तर्क देते हुए कहा था, तुम तो हो ना इन सब गुणों की वाहक, तो बस तुम ही इन अवधारणाओं की ग्राह्य बनी रहो। मुझे नहीं ढोने ये ढकोसले, जितना और जैसा निभा सकूंगी निभाऊंगी, वरना छोड़कर चल दूंगी सब कुछ। उफ, फिर वही तकरार। तुम दोनों एक बार मिल बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझा क्यों नहीं लेते? पिछली बार कोशिश की थी हमने, लेकिन उसका हश्र ये हुआ कि हमने महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। पूर्णिमा उदास हो चली थी। जिस बात का कोई निपटारा माँ के बस में नहीं, उस बात के लिए हर बार की तरह वह उन्हें दोषी क्यों ठहरा देती है? भगवान सब भला करेंगे बेटा, सब्र रख और अपने बेटे का ध्यान रखना। वहाँ तो खूब ठंड पड़ रही होगी इन दिनों। माँ को अब केवल उसकी एवं अपने दोहिते की फिक्र होने लगी थी। हाँ माँ, एक मेरा बेटा ही तो है इस दुनिया में मेरे जीने का सहारा। अच्छा, फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, सर्दी तो बहुत है यहाँ, बल्कि बर्फ भी पड़ने लगी है। ठीक है, तो अब कल फोन करूँगी, पूर्णिमा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा था। पेरिस में रहते हुए पूर्णिमा का ये 12वां साल है। उसकी शादी के 10 बरस बाद उसे माँ बनने का सौभाग्य मिला था। शुरुआती वर्षों में सब कुछ ठीक चल रहा था। अशोक एकदम कूल लगा था उसे, जिसको अपनी पर्सनल ग्रोथ के अलावा किसी के सुख दुख से वास्ता ना था। यहाँ तक कि उसने कभी पूर्णिमा के मोबाइल में भी नहीं झांका। वैसे उसमें झांकने लायक था भी क्या? लेकिन उसने भी कभी अपने मोबाइल को उसे झांकने नहीं दिया, जबकि वहाँ बहुत कुछ था जिसकी पड़ताल पूर्णिमा को बीते 2 वर्षों में हुई थी। आई गिव यू प्राइवेसी सो आई एक्सपेक्ट यू टू, उसने झगड़े के शुरुआती दिनों में कहा था। लेकिन मुझे किसी प्राइवेसी की दरकार नहीं है।
ये तुम्हारा लुकआउट है यार। वह अनमना होकर घर से निकल जाता था। एक रात का इंतजार फिर कई कई रातों के इंतजार में तब्दील होता चला गया था और पूर्णिमा ने अपने आप को चुप रहना सिखा लिया था। माँ कहती है पूर्णिमा ने अशोक को ज़्यादा छूट दे दी थी। मर्दों को वश में करना उसे आया ही नहीं। सच ही तो कहती थी माँ। वह निहायत मूर्ख बना दी गई थी इस रिश्ते में। वह कोई कदम उठा पाती इससे पूर्व उसकी कोख में एक नन्हा मुन्ना आकार ले चुका था। तुम कभी भी छोड़कर जा सकती हो। और बच्चा? पूर्णिमा ने कातर शब्दों में पूछा था। ये तुम्हारी चाह थी और तुम्हारी ही कोख में है। तुम्हारा अपनी देह पर पूरा अधिकार है, इसलिए जो चाहो कर सकती हो। उस रोज से पूर्व पूर्णिमा ने अशोक से घृणा करना नहीं सीखा था, लेकिन उस रोज के बाद उसे इस आदमी नामक जीव से घृणा हो गई थी, जो धीरे धीरे सहानुभूति में बदलती चली गई थी। जिस व्यक्ति को अपने होने वाले बच्चे से मोह नहीं हुआ, वह घृणा के लायक नहीं, वरन सहानुभूति का पात्र लगा था उसे। प्रेम पाने के लिए खुली बाहों से अपनाना आवश्यक था, जबकि अशोक तो अपने ही हिस्से को अपनाना नहीं चाहता था। ऐसे में पूर्णिमा तो उसकी दुनिया में फॉरेन पार्टिकल के सिवा कुछ नहीं थी। ऐसे व्यक्ति से घृणा कैसे की जा सकती थी? वह तो कृपा का पात्र था। तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है बेटा। माँ इस शब्द जंजाल को समझ नहीं पा रही थी। तुम नहीं समझोगी माँ। मैं तो चाहती हूँ तेरा घर बस जाए, बस। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन ऐसी चाहत का क्या भरोसा माँ। तेरी उम्र ही क्या हुई है, सारी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने। पहाड़ सा जीवन कैसे काटेगी? मैं अशोक को छोड़ दूंगी। अकेली स्त्री के जीने लायक समाज नहीं बना। मैं अकेली कहाँ हूँ माँ, ये जो है गोलू मोलू मेरे जीवन में। पूर्णिमा ने अपने बेटे को लाड़ लड़ाते हुए कहा था। हाँ, उसी के लिए ही जीना है तुझे। अच्छा माँ, अब फ़ोन रखती हूँ, कल बात करूँगी। पूर्णिमा ने हमेशा की तरह फ़ोन रखने से पूर्व अपना आखिरी वाक्य कहा था। एक रोज अशोक ने पूछा था उससे, तुमने कुछ सोचा है? किस बारे में? उसने सिर्फ नजरें उसके बढ़ते हुए पेट पर टिका दी थी। पूर्णिमा उठकर दूसरे कमरे में चली आई थी और धीमे से दरवाजा बंद करके चिटकनी चढ़ा दी थी, मानो अशोक ही नहीं सारी दुनिया के मुंह पर चिटकनी चढ़ा दी हो उसने। फिलहाल वह कुछ सोचना नहीं चाहती थी, सिर्फ मातृत्व का सुख भोगना चाहती थी। अगली सुबह नाश्ते के वक्त उसने अशोक से कहा था, मैं इस बच्चे को यही जन्म देना चाहती हूँ। उसके बाद सोचूंगी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। अशोक ने सिर्फ यही कहा था और उठकर ऑफिस चल दिया था। उसके जाने के बाद पूर्णिमा आदमकद आईने के समक्ष खड़ी अपने आप को निहारती रही थी। उसे तो कोई कमी नजर नहीं आई थी खुद में। उसने प्रेम से अपने 8 माह के गर्भ को सहला दिया था। पेट में तभी एक हलचल हुई थी, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, आई लव यू टू मम्मा। सिसक पड़ी थी पूर्णिमा। उसके ज़हन में स्वयं के लिए और पेट में पल रहे उस दूसरे जीव को लेकर पहली बार चिंता हुई थी। एक साथ कई कई हजार प्रश्न उसके भूतकाल और भविष्यकाल से कूदकर वर्तमान काल में आ खड़े हुए थे। उस दिन पहली बार वह फूट फूट कर रोई थी। अशोक ने उसके मुरझाए शरीर को देखकर एक दिन पूछा था, तुम ठीक से खाती पीती तो हो? पूर्णिमा ने सिर्फ इतना ही जवाब उसके लिए जरूरी समझा था, और दवाइयाँ सब है। इस बार अशोक ने वही जवाब उसे फिर से थमा दिया था। डिलीवरी के वक्त अशोक की माँ आई थी और लौटते में उसे अपने साथ इंडिया ले गई थी। किसी ने किसी को कोई प्रश्न नहीं पूछा था। जहाँ आपसी समझ न के बराबर हो, वहाँ पर चुप्पियाँ प्रश्न करने लगती है और चुप्पियाँ ही उन्हें निरुत्तर भी कर देती है। 6 माह बाद ही वह मायके चली आई थी। कुछ दिनों बाद अशोक और उसकी माँ आए थे उसे लिवाने। तुम क्या सचमुच हमें लेने आए हो? पूर्णिमा ने बच्चे को उसकी गोद में सौंपते हुए पूछा था। माँ ने मुझे पेरिस से बुलवाया है अपनी बीमारी के बहाने, ताकि मैं तुम दोनों को ले जाऊं यहाँ से।
ये बिल्कुल तुम पर गया है। देखो, मुझे देखकर एक बार भी नहीं मुस्कुराया। अशोक ने मुन्ने को पुनः उसकी गोद में लगभग ठेल दिया था। पूर्णिमा उसके साथ फिर से पेरिस आ गई थी। कई माह बीते, किंतु अशोक के मन में न पूर्णिमा के लिए कोई बदलाव था, न मुन्ने के लिए कोई दुलार। पूर्णिमा जानती थी कि वह उससे छुटकारा पाना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहा है। अपनी माँ के लिए वह उसे ढो रहा था। तुम ही मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? ये माँ और उनका समाज बीच में नहीं आते तो शायद कब का। मुन्ना रो रहा है, वह जाग गया, उसे भूख लगी होगी, दूध पिलाकर आती हूँ। तुम खाना खा लेना, मेज पर रखा है। आज तुम्हारी पसंद की दही वाली भिंडी बनाई है मैंने। तुम्हारी माँ की तरह तो नहीं बनी होगी, फिर भी। वाक्य को अधूरा छोड़कर पूर्णिमा मुन्ने के पास चल दी थी। उसने वापस लौट कर देखा तो अशोक ने खाने को छुआ तक नहीं था। उसने मन ही मन सोचा था, हम स्त्रियां सब कुछ खत्म होने से पूर्व जाने कितनी ही बार शून्य से शुरुआत करती है, चाहे हार सुनिश्चित हो। हारने से पहले वे जीतने की तमाम कोशिशें कर लेना चाहती है, और पूर्णिमा भी ऐसी ही स्त्री थी। मुन्ने को दूसरा साल लगा था। इन 2 वर्षों सहित कुल 12 वर्षों में पूर्णिमा मुन्ने की माँ बनकर चुपचाप जीती रही, लेकिन वह कभी अशोक की बीवी नहीं बन पाई। वह जानती थी कि वह अशोक की पसंद नहीं वरन माँ की पसंद थी, किंतु जो साथ में 7 फेरे लेने से पूर्व निर्णय नहीं ले पाया, वह बाद में क्यों? इस बात का जवाब अशोक ने दिया था। मैं माँ को दुखी नहीं देखना चाहता था। पापा के जाने के बाद उन्होंने मुझे अकेले पाला पोसा है। और मेरे दुख के बारे में नहीं सोचा तुमने? सोचा था ना, इसलिए शादी की पहली रात को मैंने तुम्हें सब सच सच बता दिया था कि मैंने ये शादी किसी प्यार के तहत नहीं की थी। ये सिर्फ और सिर्फ माँ की खुशी के लिए की थी। तुम उनकी पहली पसंद हो, पर मेरी भी पसंद बन पाओगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। हाँ, तुम बिल्कुल सच्चे थे अपने वक्तव्य में। मुझे लगा था साथ रहते रहते प्यार हो ही जाएगा। आहा, मैं बिल्कुल गलत थी अपनी सोच से। प्यार जागा ही नहीं पूर्णिमा। बहुत कोशिश की मैंने, बल्कि तुम्हारे साथ सोना भी इसी कोशिश का एक हिस्सा था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं ये अवश्य चाहता था कि ये घर बस जाए। हम दो प्रेमियों की तरह ना सही, लेकिन पति पत्नी की तरह ही सही जीवन बिता ले। और देखो, उसी का परिणाम ये मुन्ना। हाँ, अरेंज्ड मैरिज में आधे से अधिक प्रतिशत जोड़े यही करते हैं, और साथ रहते रहते उनमें प्यार ना सही, किंतु इतनी आपसी समझ हो जाती है कि वे साथ साथ जिंदगी गुजार लेते हैं। किंतु मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम्हें कोई ऐसा साथी मिले जिसे तुम प्यार करो और वह भी तुम्हें प्यार करे। प्यार कोई विनिमय तो नहीं जिसके बदले में कुछ मिले ही। लेकिन तुम मुन्ने की फिक्र तो करते हो। तुमने उससे संबंधित हर जिम्मेदारी उठाई है, सो क्या प्यार नहीं? मैं उससे कोई लगाव महसूस नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही जैसे तुमसे। बस मैं जिम्मेदारी निभाता हूँ, क्योंकि विदेश में तुम्हारा और मुन्ने का मेरे सिवा कोई नहीं है। जिम्मेदारी प्यार नहीं होता, शादी प्यार नहीं होता, सास सोना प्यार नहीं होता, बाप बनना प्यार नहीं होता, और जिम्मेदारी भी प्यार नहीं होता। तो आखिर प्यार होता क्या है अशोक? पूर्णिमा बोलते बोलते हाँफने लगी थी। अमूमन शांत चित्त वाली पूर्णिमा के इस रूप को अशोक ने पहली बार देखा था। वह हड़बड़ाहट में बोल पड़ा था, प्यार वह होता है जो मैं वेंडी से करता हूँ। मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे किसी का ख्याल नहीं रहता, यहाँ तक कि माँ का भी नहीं। तुमसे विवाह मेरी पहली गलती थी, और तुम्हें माँ बनाना आखिरी। अशोक फपक फपक कर रोने लगा था। पूर्णिमा की गोदी में सिर रखकर रोता हुआ अशोक उसे अपने मुन्ने जैसा प्रतीत हुआ था। वही घुंघराले बाल, वही आंखें, और वही रोते हुए बिसुर कर मुंह बनाना। अच्छा अच्छा, उठो और मुंह धोकर ऑफिस की तैयारी करो। मैं तुम्हारे लिए सौतन लाने को भी तैयार हूँ, बशर्ते वह तुम्हें खूब प्यार करे और तुम भी उसे। पूर्णिमा ने हल्की सी हंसी में कहा था,
हालांकि उसके स्वर में दर्द छलक आया था। मैं कुछ सोच नहीं पाता हूँ, मात्र प्रेम में मैंने तुम्हें दुख पहुँचा दिया। अब तुम्हारे व मुन्ने के लिए वेंडी को दुखी नहीं करना चाहता। तुम्हें कोई राह सुझाओ, मैं क्या करूं कि मेरे जीवन से जुड़े सभी व्यक्ति खुश रहे और मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट न मिले। मैं सिर्फ अपनी व मुन्ने की गारंटी ले सकती हूँ कि हम दोनों से तुम जल्द मुक्त हो जाओ। और माँ, वे तुम्हारी माँ है, वे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाएगी। वैसे भी तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी खुशी सर्वोपरि रखने का अधिकार है। वही करो जो तुम्हें स्वयं को पसंद है, बाकी दुनिया अपने बारे में स्वयं सोच लेगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी जल्द। पूर्णिमा ने आदत के विरुद्ध कुछ सख्त लहजे में अपनी बात कही थी और मुन्ने को गोद में उठाकर बालकनी में चली आई थी। बाहर हवा तेज थी, लेकिन उसके मन में चल रहे झंझावात से तेज नहीं थी। उसके समक्ष मुन्ने का भविष्य था तो अपने सूने जीवन के अनदेखे पहलू भी। वह किसी और की गलतियों की सजा भुगत रही थी, किंतु वह किसी दूसरे के कंधों पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती थी। लोग, समाज और संस्कारों की दुहाई देने वाले उसके लिए प्रवचनकर्ता से अधिक कुछ नहीं थे। ये वे लोग थे जिनका अपरोक्ष रूप से अशोक और मुन्ने के जीवन से कोई न कोई रिश्ता जरूर था, किंतु परोक्ष रूप से वे उसके दुखों के वाहक नहीं थे। उसने सुना था कि सुख सबके साझी होते हैं, किंतु दुख मनुष्य को अकेले ही भोगने पड़ते हैं। जो लोग उसके विवाह में शरीक होकर उसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे, वही अब उस पर तरस खा रहे थे। पूर्णिमा नहीं चाहती थी कि वह जीवन भर बिचारी बनकर जिए। अशोक ने कहा था कि वह मुन्ने के साथ पूर्णिमा के लिए भी कुछ रुपया देना चाहता है, किंतु पूर्णिमा ने मना कर दिया था। उसने अशोक से मुन्ने के लिए भरण पोषण का खर्च सिर्फ तब तक ही लेना स्वीकार किया था जब तक कि वह अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए। पूर्णिमा के सामने एक कठिन परीक्षा थी, किंतु उसने हर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कमर कस ली थी। उसने अशोक से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, किंतु उसकी एक शर्त थी कि भारत जाने से पूर्व वह सेन नदी पर बने हुए पुल पोंट डेश आर्ट जाना चाहती थी। वहाँ क्यों भला? जाने से पूर्व क्या एक इच्छा भी पूरी नहीं करोगे? फिर पता नहीं मैं कभी पेरिस लौटूं या नहीं। अगले रोज मुन्ने और पूर्णिमा को अशोक पोंट डे सार्ट पुल लेकर गया था। वह रेलिंग पर लगे हजारों तालों के पास पास चलने लगी थी। उसे उन तालों के जमघट को देखकर हैरत हो रही थी। न जाने किस मान्यता के अनुसार प्रेमी जोड़े अपने प्रेम की सलामती के लिए एक ताले पर दोनों का नाम लिखवाकर पोंट डे सार्ट पुल पर सदा के लिए लॉक कर देते हैं। पेरिस में प्यार की तालेबंदी का रिवाज फैलकर सारी दुनिया में प्रचलित हो गया। अब दुनिया भर से प्रेमियों की जोड़ियां आती है, लिव्र और शान जेरमे के बीच ब्रिज की रेलिंग में अपना नाम खुदा हुआ ताला लगाती है और छप से उसकी चाबी से नदी के पानी में फेंक दी जाती है। पूर्णिमा को हंसी आ गई थी। किसने ऐसा किया होगा? किसी को पता नहीं। वैसे प्यार के मामले में कितने सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब किसी को नहीं मिलता। होना नहीं चाहिए, लेकिन प्यार खत्म भी होता है, नया प्यार शुरू होता है। तब क्या नया ताला लगाना पड़ता है पुराने ताले के पास? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन चाबी तो से नदी के पानी में डाल दी जाती है। अचानक उसकी नज़र कुछ तालों के नंबर पर पड़ती है। वह अब जोर जोर से हंसने लगती है। वाह, क्या दूरदर्शिता काम आई। आजकल तो नंबर वाले ताले चल पड़े हैं। अपना नंबर याद रखिए। प्यार पलटा खाए तो पुराने ताले को फेंक दीजिए उसी सेन नदी के पानी में और नया नाम खोदकर नए नंबर के साथ नया ताला लगा दीजिए रेलिंग पर। शायद इस बार का प्यार जिंदगी भर के लिए हो। तुम अजीब व्यवहार कर रही हो, लोग तुम्हें देख रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें? अशोक को लगा पूर्णिमा पगला गई है उससे बिछुड़ने के ख्याल मात्र से ही। दरअसल मैं अपने नाम का ताला खोज रही थी, किंतु नए जमाने के चलन पर मुझे हंसी आ गई।
तुमने वह ताला लगाया कब था? पहली मर्तबा जब तुम मुझे और तुम्हारी मम्मी को यहाँ घुमाने लाए थे। मम्मी के इसरार पर तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे व मेरे नाम का एक ताला इस रेलिंग पर लगाने के लिए कहा था ताकि हमारा प्यार अमर हो सके। ओह! मैं ये सब नहीं मानता। हाँ, मानती तो मैं भी नहीं, और अब तो बिल्कुल नहीं। यहाँ ये चलन चल पड़ा था, मगर अब सरकार इन तालों को हटाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि पुल पर इन तालों के बाहर से क्षति पहुँच रही है। तो अब क्या करने वाली हो? अफ़सोस है कि मैं भी इस खूबसूरत स्थल की सूरत बिगाड़ने और इंसानियत के लिए संकट खड़ा करने के अपराध में भागीदार रही हूँ। मैं उस मन्नतों के ताले को कटवा कर इस अपराध बोध से मुक्त हो जाना चाहती हूँ। पूर्णिमा ने कटर से ताले को काटकर अशोक के हाथ में थमाते हुए कहा था। अशोक ने देखा, वह मुस्कुरा रही थी, मानो स्वयं उससे मुक्त हुई हो। कुछ दिनों बाद भारत पहुंचकर पूर्णिमा का पत्र आया था। अगर प्यार आपका नहीं हो तो वह ठहरता नहीं, लेकिन कभी कभी एक तरफा प्यार करने वाले उसे बांध कर रखना चाहते हैं। मसलन जैसे मैंने उस पवित्र शेन नदी के किनारे ताले में बांध कर तुम्हें पाना चाहा, लेकिन अब तुम मुक्त हो। फिलहाल मैंने तुम्हारी माँ के आग्रह पर मुन्ने को उन्हें सौंप दिया है। उनका एकाकीपन दूर हो जाएगा और फिर मुझे भी अपनी अधूरी छूटी पढ़ाई पूरी करनी है। मैं उससे हर रविवार और छुट्टियों में मिलने जाती हूँ। तब तुम्हारी माँ, मुन्ना और मैं साथ में दिन बिताते हैं। तुम्हें अचरज होगा कि मुन्ने को भी तुम्हारी तरह तुम्हारे माँ के हाथों से बनी दही वाली भिंडी पसंद है। आशा करती हूँ वेंडी और तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी। शुभकामनाएं। पत्र के साथ पूर्णिमा ने अपने बचे खुचे एहसासों को भी मोड़कर लेटर बॉक्स में डाल दिया था। उसकी आशा के विपरीत लौटती डाक से ही अशोक का जवाबी पत्र आया था। मैं तुमसे किए व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूँ। वेंडी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। अब वह किसी और के साथ है। मैं जल्द ही मुन्ने और तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पूर्णिमा ने जवाब लिखकर कलम तोड़ दी थी। नहीं, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे। मैंने कहा था ना, प्यार कभी ठहरता नहीं, और यदि एक तरफा हो तो कभी भी नहीं। इस बार तुम्हारी बारी है। पूर्णिमा ने जवाब लिखकर कलम तोड़ दी थी। तो श्रोताओं, ये थी रजनी मोरवाल की लिखी बहुत ही सुंदर कहानी मन्नतों के ताले। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।